नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका भद्रा IAS अकेडमी में। आज का डेट है 28 नवंबर एंड 27 एंड 28 नवंबर 2023 के करंट अफेयर्स के एनालिसिस के डिस्कशन में मैं शुभदीप आप सभी का स्वागत करता हूं। सबसे पहले आज हम लोग ये न्यूज़ देखने वाले आज के, अगर असम ट्रिब्यून के पेपर में देख लीजिएगा, यस लिखा हुआ था क्लियरली PM श्री स्कूल्स के बारे में, जहां पर बोला गया दैट रिसेंटली असम में कल दैट इज़ 29 नवंबर को लॉन्च किया जाएगा प्रधानमंत्री स्कूल्स फॉर राइजिंग इंडिया, दैट इज़ PM श्री स्कूल्स के बारे में। तो PM श्री स्कूल्स या फिर एजुकेशन एक ऐसा सेक्टर है जहाँ पर क्वेश्चंस मेंस में तो बहुत इंपॉर्टेंट पूछे ही जाते हैं, जहाँ पे इस से आप लोग आराम से 4 पॉइंट उठाकर मेंस में आपके आंसर्स में लिख सकते हो। बट यस, प्रीलिम्स में भी ये क्वेश्चन पूछने का बहुत ही ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है। नाउ यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया, दैट इज़ PM श्री स्कूल। यह एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है जिसके तहत अराउंड 14,500 स्कूल्स जो है हमारे देश में अक्रॉस इंडिया फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, ईस्ट टू वेस्ट, उसको अपग्रेड और साथ ही साथ डेवलप किया जाएगा, राइट। तो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड सेंट्रली सेक्टर स्कीम के बारे में तो आपको पता ही होगा। सेंट्रली सेक्टर स्कीम वो सेक्टर स्कीम होता है जो क्या 100% सेंटर के द्वारा पैसे दिए जाते हैं, बट सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम वो स्कीम्स होते हैं जो क्या कुछ पैसा सेंटर देता है और कुछ पैसा स्टेट देता है, राइट। नाउ ये PM श्री स्कूल्स का एम पता है क्या है? मेन एम यही है दैट जो एग्जिस्टिंग स्कूल्स है उसको सेलेक्ट करना है अमंग्स द स्कूल जो क्या या तो मैनेज किया जा रहा है बाय सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर स्टेट गवर्नमेंट या फिर UT या फिर लोकल बॉडीज़ के द्वारा, और फाइनली उनको उनके ऊपर काम करना है। उनके ऊपर काम किस किस एरिया में करना है? वैसे एरियाज़ में जिसके तहत नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 जो है उसके सारे ऑब्जेक्टिव्स जिससे इससे फुलफिल किया जा सके। सो यस, वही बोला गया दैट इट विल ऑफर मेंटरशिप टू अदर स्कूल्स इन इट्स विसिनिटी। मेनली जो एम है ना इन स्कूल्स का वो ये है, नॉट ओनली क्वालिटेटिव टीचिंग, अनडाउटेडली टीचिंग की जो क्वालिटी थी उसको तो बढ़ाना ही है ना, बट साथ ही साथ जो लर्निंग और कॉग्निटिव डेवलपमेंट जो पहले रेट्स में जो लर्निंग और कॉग्निटिव डेवलपमेंट हो रहे थे वो भी जिससे इन्हांस हो सके, जिससे एक ओवरऑल कोई भी इंडिविजुअल का जो डेवलपमेंट हो वो होलिस्टिक ऑल राउंडेड डेवलपमेंट हो सके, ठीक है। सो ये जो स्कूल्स हैं ये स्कूल्स विल बी इक्विप्ड विथ मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर जिसमें लैब्स होंगी, स्मार्ट क्लासरूम होगा, लाइब्रेरीज होंगे, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स होंगे एंड आर्ट रूम्स होंगे, राइट। नाउ और क्लियरली याद रखिएगा दैट ये जो स्कूल्स रहेंगे ना ये सिर्फ अपने अनडाउटेडली ये तो बेस्ट स्कूल होने ही वाला है, बट आने वाले समय में दैट सोचो ये स्कूल है, यही वाला PM श्री स्कूल है, बट आजू बाजू और भी स्कूल्स होंगे तो इन सारे स्कूल्स को ट्रेनिंग भी इस PM श्री स्कूल के अंडर ही दिया जाएगा, समझ लो बात। तो दिस विल बी अ यूनिक एंड मेन स्कूल। नेक्स्ट इंडियन एक्सप्रेस का ये न्यूज़ है रिगार्डिंग इंडिया और APEC का रिलेशन, राइट। APEC स्टैंड्स फॉर एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन। नाउ बोला जा रहा है आर्टिकल में दैट क्यों इंडिया को इंगेज करना पड़ेगा APEC के साथ, राइट। तो इसी के बारे में बतलाया गया। रिसेंटली जो 2023 का जो समिट हुआ था सैन फ्रांसिस्को में हुआ था, जिसमें एक सिग्निफिकेंट डिप्लोमेटिक डेवलपमेंट हमको देखने को मिला है, राइट। क्योंकि USA और चाइना अनडाउटेडली कम्युनिकेशंस को फिर से रिज्यूम कर रहे हैं, बट साथ ही साथ इसमें ऐसे बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं जिसके एस्पेक्ट के बारे में आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा और जो क्या आपको ओवरऑल इंडो पैसिफिक रीजन में कैसे जियोपॉलिटिक्स इवॉल्व हो रही है उसको दिखलाएगा। नाउ पहली बात तो बता रहा दैट ये जो एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन का समिट जो हुआ था इसका थीम क्या था? क्रिएटिंग अ रेजिलिएंट एंड सस्टेनेबल फ्यूचर फॉर ऑल। और इस मीटिंग में इम्फेसाइज किसको किया गया था पता है? इम्फेसाइजेशन मिला था इंक्लूसिव और सस्टेनेबल ग्रोथ को। इम्फेसाइजेशन मिला था फ्री, फेयर एंड ओपन ट्रेड को ओवरऑल इस रीजन में। इनफैक्ट एक अडॉप्ट किया गया एक डिक्लेरेशन जिसको हम लोग बोल रहे हैं ग्लोबल गेट डिक्लेरेशन, बहुत ही इंपॉर्टेंट। इसको मैं 5 स्टार लगा दे रहा हूँ, राइट। और मैं 5 स्टार जब लगा रहा हूँ मतलब I mean it that in coming exam this becomes very much important, right? Golden Gate Declaration.
इस डिक्लेरेशन का एम यही था जिससे अक्रॉस जितने भी मेंबर इकोनॉमीज है ना ऑफ एपीईसी के जो जो मेंबर कंट्रीज है वो कौन कौन से हैं, ये सारे कंट्रीज जो कि ग्रीन डार्क ग्रीन में रंगा हुआ है ना, देख रहे हैं, ये सारे कंट्रीज एपीईसी के मेंबर्स है, राइट। नाउ अब इन मेंबर्स स्टेट में ही अक्रॉस द मेंबर इकोनॉमीज बोला जा रहा है एक रेजिलियंट और सस्टेनेबिलिटी जिससे इंश्योर किया जा सके। रेजिलियंस मतलब जिससे क्या कोई भी देश कोई दूसरे देशों के ऊपर डिपेंडेंसी ना हो और जिससे सस्टेनेबली वो देश ग्रो भी कर सके, राइट। इसीलिए ये डिक्लेरेशन को अडॉप्ट किया गया था, है ना। और इसमें जो कुछ इंपॉर्टेंट गोल्स है वो है जैसे वेल फंक्शनिंग WTO डिस्प्यूट सेटलमेंट सिस्टम बाय 2024, है ना। इनफैक्ट इंडोर्स किया गया है APEC एक्शन एजेंडा ऑन क्लाइमेट चेंज एज वेल एज एनर्जी सिक्योरिटी, दैट इज क्लाइमेट चेंज को लेकर और एनर्जी सिक्योरिटी को लेकर एक एजेंडा को इंडोर्स किया गया जिसमें कुछ कुछ स्पेसिफिक एक्शंस और कुछ कुछ टारगेट्स के बारे में भी लिखा हुआ। और ये वैसे एक्शंस वैसे टारगेट्स हैं जिससे आने वाले समय में अगर इस रीजन में क्लाइमेट क्राइसिस या फिर इन जनरल, देखो क्लाइमेट क्राइसिस तो पूरे दुनिया में ही आ रहा है, राइट, बट मेक श्योर किया जा सके दैट ओवरऑल जो क्लाइमेट क्राइसिस हमें देखने को मिल रहा है या फिर एनर्जी सिक्योरिटी के एस्पेक्ट्स में जो है हम जिससे लाइट को फोकस कर सके और अनडाउटेडली इससे हम लोग जो इसके नेगेटिव आउटफॉल्स है उससे हम लोग बच सके। नाउ यूनाइटेड स्टेट्स ने भी इन्फेसाइज किया गया है अपने स्ट्रैटेजीज ऑफ डी रिस्किंग एंड डाइवर्सिफाइंग फ्रॉम चाइना रादर देन कंप्लीट डीकपलिंग। मतलब यूनाइटेड स्टेट्स ने क्लियरली बोला गया है दैट यस कंप्लीट डीकपलिंग तो नहीं बट यस कहीं ना कहीं चाइना के ऊपर से जो निर्भरता है दुनिया की उसको डीकपल करना है। मतलब डीकपल इन द सेंस दैट अभी देखो पोस्ट कोविड हम लोगों को क्या देखने को मिला था, कोविड के ऑफ कोर्स हम लोग सबको पता है दुनिया में दैट यस चाइना इज़ द मेन कल्प्रिट ऑफ इट, बट स्टिल दुनिया चाइना के ऊपर सब ट्रेड के ऊपर डिपेंडेंट क्यों, क्योंकि चाइना इज़ अ मैन्युफैक्चरिंग हब ऑफ द होल वर्ल्ड, राइट। डीकपल करना मुश्किल हो रहा था किसी को चाइना के साथ, अब चाइना के साथ डीकपल करेगा तो किसके ऊपर रिलायंट करेगा, कोई इसका ऑल्टरनेटिव प्रेजेंट होना चाहिए ना। और दुनिया में सबसे बड़ा ऑल्टरनेटिव जो दुनिया अभी आंखों देख रही है वो है इंडिया, राइट। इनफैक्ट इसमें और भी एक चीज़ बहुत बड़ा डेवलपमेंट हमें देखने को मिला था दैट इज ताइवान। यस, ताइवान इज सीकिंग एडमिशन टू द कॉम्प्रिहेंसिव एंड प्रोग्रेसिव एग्रीमेंट फॉर ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप, राइट। तो ये भी एक बहुत बड़ा हमें ये देखने को मिला। एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन के बारे में अगर बात कर रहे थे तो चलो इसके बारे में देख लेते हैं। एक प्रीमियर एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन है जिसको एस्टैब्लिश किया गया था 1989 में और इसका प्राइमरी गोल क्या था, टू सपोर्ट सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ एंड प्रॉस्पेरिटी इन एशिया पैसिफिक रीजन। इनफैक्ट 21 मेंबर कंट्रीज है कलेक्टिवली जो क्या अकाउंट, देखो ओवरऑल अगर मेंबर कंट्रीज देख लोगे इतने सारे जो क्या वर्ल्ड ट्रेड का 50% और जीडीपी का 57% अकाउंट करता है। तो यस, इज इंडिया इज पार्ट ऑफ इट? नो, इंडिया इज नॉट अ पार्ट ऑफ इट। तो सवाल होता है इंडिया के इकोनॉमिक गोल के लिए एपीसी कैसे इंपॉर्टेंट है। ध्यान से देखना, इकोनॉमिक ग्रोथ, जी हाँ, एपीएससी जैसे अभी एपीईसी देख लीजिएगा। यस, अगर देख लीजिएगा ग्लोबल जो जीडीपी है उसका 60% तो ये है जो क्या एक वास्ट मार्केट प्रोवाइड करता है इंडिया गुड्स एंड सर्विसेज को, दैट इंडिया के गुड्स एंड सर्विसेज भी जो है इन 60% इकोनॉमी को अपना प्रोडक्ट को कैटर कर सके। सही बोल रहा हूँ? ऑलराइट, नेक्स्ट इज ट्रेड अपॉर्चुनिटीज। अनडाउटेडली है ना, ये जो है ना इन्हांस करता है इंडिया का ट्रेड प्रॉस्पेक्ट्स को, क्योंकि ये प्रोवाइड कर रहा है अपॉर्चुनिटी फॉर इंक्रीज्ड एक्सपोर्ट्स एंड मार्केट डाइवर्सिफिकेशन, राइट। देखो अपॉर्चुनिटीज़ है जिससे क्या एक्सपोर्ट्स को बढ़ाया जा सके और साथ ही साथ मार्केट में डाइवर्सिफिकेशन को भी प्रमोट किया जा सके। यही नहीं, टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र भी अगर ले लीजिएगा, यस, अगर एपीसी के साथ आप एंगेज कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र भी फैसिलिटेट हो रहा है। और अनडाउटेडली आपको तो पता है इंडिया इज़ इन ग्रोइंग स्टेज, इंडिया ग्रोइंग कंट्री बोलता है ना, डेवलपिंग कंट्री बोलता है ना, आने वाले समय में क्या होगा, इंडिया डेवलप्ड कंट्री होगा। तो अनडाउटेडली जब इंडिया का इकोनॉमिक आस्पेक्ट में अगर इकोनॉमी इंडिया डेवलप कर रही है, इंडस्ट्रियल एंगल में अगर इंडिया डेवलप कर रही है, तो यस कहीं ना कहीं ये जो है इंडिया के आने वाले फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स के लिए बहुत ज़्यादा बेटर होने वाला है, राइट। ग्लोबल इंटीग्रेशन, अनडाउटेडली इंडिया जो है ग्लोबल सप्लाई चेन में बहुत हद तक इंटीग्रेट हो गई। क्यों? क्योंकि चाइना से जो है बेटर अट्रैक्टिव डेस्टिनेशन फॉर इन्वेस्टमेंट के लिए वो इंडिया हो रही है एंड फ्यूचर में भी होने वाली है, राइट। सो ग्लोबली अब देखो, आप सोचो ना, दुनिया के अगर 100 कंट्री अगर हमारे ऊपर इन्वेस्ट कर रहा है, इसका मतलब क्या, ग्लोबल रिकॉग्निशन, सॉफ्ट पावर, सब कुछ, मनी पावर, सब कुछ इंडिया का बढ़ेगा, राइट। स्ट्रैटेजिक पोजीशनिंग, जी हाँ, इंडिया के स्ट्रैटेजिक पोजीशनिंग को भी काफ़ी ज़्यादा इन्हांस करता है। क्यों? क्योंकि अगर आप देख लीजिएगा
दुनिया को अभी देखो क्या था ना, दुनिया चाइना के ऊपर निर्भर है, तो क्या कोई दुनिया चाइना को डायरेक्टली गाली दे सकती है? नहीं, राइट, डर लगेगा। वैसे ही कल को अगर इंडिया के ऊपर निर्भरता बढ़ जाएगी तो अनडाउटेडली इंडिया भी जो है ना ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स को चेंज करने में एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। सो यस, दैट इज व्हाट इट इज बीइंग डिस्कस्ड। नेक्स्ट इज कंपीटिंग विद चाइना। यस, अनडाउटेडली मैंने पहले ही बोला दैट एक ऑल्टरनेटिव दुनिया को मिलेगा इन द फॉर्म ऑफ इंडिया, इनोवेशन एंड बेस्ट प्रैक्टिसेस। अनडाउटेडली यस, एपीसी का फोकस जो है वो यही है दैट कैसे बेस्ट प्रैक्टिसेस पे फोकस किया जा सके, कैसे इनोवेशन में फोकस किया जा सके। और अगर इंडियन गवर्नमेंट का भी एक्चुअली गोल देख लीजिएगा वो यही है, इंडिया के इकोनॉमिक गोल को कैसे अचीव करना फास्टली, राइट। तो दोनों गोल का एब्सोल्युटली कन्वर्ज कर रहे हैं, है ना। और रीजन में ओवरऑल स्टेबिलिटी भी बहुत हद तक लाएगा, जिससे क्या टेंशन जो है वो तो घटेगा ही, बट साथ ही साथ दुनिया भर में इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है वो कोलैबोरेटिव वे में ऑफ कोर्स इनहांस होने वाली है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे ये IRRA प्लेटफॉर्म, दैट स्टैंड्स फॉर इन्वेस्टर्स रिस्क रिडक्शन एक्सेस प्लेटफॉर्म। नाउ ये जो है रिसेंटली ज्वाइन किया गया बाय मेजर स्टॉक एक्सचेंजेस इन इंडिया। ये एक प्लेटफॉर्म है जो कि एक सेफ्टी नेट प्रोवाइड करती है फॉर इन्वेस्टर्स, क्योंकि बहुत समय क्या होता है ना दैट आप लोग शेयर्स या फिर कुछ डेरिवेटिव्स अगर खरीदते हो तो कहाँ से खरीदते हो, बहुत समय आपके वेबसाइट्स है, बहुत सारे एप्लीकेशंस है जहाँ से खरीदते हैं, बट ऐसा हो ही सकता है दैट कभी कभी टेक्निकल ग्लिचेस आ ही सकते हैं, है ना। कभी भी अगर ट्रेडिंग आप कर रहे हो या फिर कुछ भी इन्वेस्टमेंट अगर कुछ के लिए कुछ शेयर्स खरीद रहे हो तो ठीक है। तो अब इससे क्या है ना दैट इट विल अलाउ टू क्लोज द ओपन पोजीशन एंड कैंसिल द पेंडिंग ऑर्डर ड्यूरिंग डिसरप्शन। इस प्लेटफॉर्म के थ्रू, दैट इज इन्वेस्टर रिस्क रिडक्शन एक्सेस प्लेटफॉर्म के थ्रू, जो आपके से फॉर एग्जांपल आपने खरीद लिया एक शेयर, राइट, बट वो गलती से आपके पैसे तो कट गए, आपको पैसे शेयर नहीं मिले, राइट, या फिर आपको नहीं खरीदना चाहते थे बट आपके पोजीशंस खुल गए, तो उस पोजीशन को क्लोज करेगा या फिर कोई भी पेंडिंग ऑर्डर्स जो है उसको भी कैंसिल करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। यह लॉन्च किया गया रिसेंटली सेबी, दैट इज सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के द्वारा, है ना। तो ये सब हमको पता करना है। नेक्स्ट इज CERT-In, है ना, दैट इज कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम। इट इज़ नॉट अंडर RTI। नाउ गवर्नमेंट ने एक्सक्लूड कर दिया है CERT-In को, जो कि एक नेशनल एजेंसी है विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एड्रेसिंग साइबर सिक्योरिटी थ्रेट्स फ्रॉम द राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट ऑफ 2005। CERT-In, दैट इज इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम। इसको फाउंड किया गया था 2004 में, जिसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली, और ये ऑफिस जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी MeitY के अंदर आता है। ये एक नोडल एजेंसी है जो कि डील करती है विद साइबर सिक्योरिटी, और ये स्ट्रेंथन कर दी है सिक्योरिटी रिलेटेड डिफेंस इन इंडिया इंटरनेट डोमेन। यही नहीं, जो हमारा एक्ट है ना, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट ऑफ 2000, वो भी उसके एक्ट के अंदर भी क्लियरली लिखा हुआ है CERT-In, दैट CERT-In जो है वो वैसे फंक्शंस परफॉर्म करेगी हमारे देश में जो क्या रिलेटेड होगा टू द रेलम ऑफ साइबर सिक्योरिटी, जिसमें कलेक्शन, एनालिसिस, डिसमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन ऑफ साइबर इंसिडेंट्स हमें देखने को मिल रहा है। इनफैक्ट CERT-In जो है इट हैज नाउ जॉइंस 26 अदर इंटेलिजेंस एजेंसीज एंड सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशंस एज वेल, राइट। नेक्स्ट सवाल होता है कैसे गवर्नमेंट एक्सेप्ट किया CERT-In को RTI से। देखो, पहली बात तो हमको समझना पड़ेगा दैट जब सरकार ने इतना मेजर स्टेप लिया है, इसका मतलब क्या, शायद CERT-In is going to play a more proactive role in ensuring India's defense, right? तो वही बोला गया था, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल ट्रेनिंग ने जो है यूज़ किया पावर जो कि सेक्शन अंडर 24 में है ऑफ RTI, जो कि एग्जाम्प्ट करता है CERT-In फ्रॉम ट्रांसपेरेंसी लॉज। देखो, क्योंकि RTI क्या है, राइट टू इन्फॉर्मेशन क्या है, ट्रांसपेरेंसी लॉ है ना। राइट टू इन्फॉर्मेशन मतलब मैं अगर कोई इन्फॉर्मेशन गवर्नमेंट को से मांग रहा हूँ तो गवर्नमेंट को वो देना पड़ेगा, राइट। अब CERT-In मतलब ये क्या है ना, साइबर सिक्योरिटी रिलेटेड कुछ सेंसिबल चीज़ें होती है ना, तो इनके डेटास को शेयर नहीं किया जा सकता, राइट। सो वही बोला गया दैट ये अलाउ करती है गवर्नमेंट को टू विथहोल्ड इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू CERT-In एंड फ्रॉम पब्लिक स्क्रूटिनी। मतलब हाँ, गवर्नमेंट अपने आप में इंटरनल स्क्रूटिनी होगी, राइट, बट पब्लिक स्क्रूटिनी इसका पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट इज इंटरनेशनल शुगर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में हम लोग बात करेंगे, जो क्या इंडियन एक्सप्रेस का यहाँ पे न्यूज़ है। देखो क्या न्यूज़ में है दैट इंडिया को जो है रिसेंटली डेजिग्नेट किया गया एज अ चेयर
of what? Of International Sugar Organization for the year 2024. Right now, इंटरनेशनल शुगर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में अगर बात करें, इसको फाउंड किया गया था 1968 में, इसका हेडक्वार्टर है लंदन में, और ये एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जिसको इस्टेब्लिश किया गया था बाय इंटरनेशनल शुगर एग्रीमेंट ऑफ 1968। ये एक बॉडी है जो कि रिस्पॉन्सिबल है फॉर एडमिनिस्ट्रेटिंग द एग्रीमेंट, जिसका एम है एट एस्टैब्लिशिंग एन ऑर्डरली रिलेशनशिप बिटवीन द सप्लाई एंड डिमांड ऑफ शुगर इन द वर्ल्ड। क्योंकि दुनिया में देखो कोई भी प्रोडक्ट्स, इंपॉर्टेंटली शुगर अगर देख लोगे, एक इतना इंपॉर्टेंट एग्रो प्रोडक्ट्स है जिसके बारे में अगर देख लोगे दुनिया भर में कितने सारे प्रोडक्ट्स शुगर के बनते हैं। इनफैक्ट यही नहीं, अगर आप देख लीजिएगा शुगर के रिलेटेड, आप चॉकलेट्स देख लो, कोई भी पेस्ट्री देख लो, बिस्किट्स देख लो, एवरीथिंग, क्या ऐसा चीज़ नहीं है जिसमें शुगर नहीं चाहिए। शुगर सब कुछ में चाहिए, इसीलिए। और दुनिया कहीं ना कहीं हम लोग पता है दैट ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड से कनेक्टेड है, तो ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड से क्योंकि दुनिया कनेक्टेड है, इसीलिए वी नीड टू मेक श्योर दैट शुगर की जो सप्लाई है या फिर डिमांड है वो कुछ ज़्यादा ऊपर नीचे ना हो, राइट। तो इसीलिए बोला गया दैट ये जो इंटरनेशनल शुगर ऑर्गेनाइजेशन है ये एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जिसको इस्टेब्लिश ही किया गया था कब? देखो 1968 में ही किया गया था। और इनका काम क्या है? दैट कोई भी एग्रीमेंट्स जो क्या दुनिया में शुगर के सप्लाई या फिर डिमांड के रिलेटेड हो उसको एडमिनिस्टर करना। यस, यहाँ पे 88 कंट्री है जो कि इसके मेंबर्स है। रिसेंटली 2022 में सऊदी अरेबिया ने इसको भी ज्वाइन किया है। इंडिया के शुगर सेक्टर के बारे में अगर बात करें थोड़ी चीज़ें, तो यस, शुगर सेक्टर अगर इंडिया में देख लोगे सेकेंड लार्जेस्ट एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री है इंडिया में आफ्टर कॉटन। और टेम्परेचर कितना है? 21 से 27 डिग्री टेम्परेचर चाहिए ऑन एन एवरेज, राइट, एनुअल एवरेज टेम्परेचर है ना। एंड हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। रेनफॉल बहुत ज़्यादा चाहिए, यस, 75 to 100 सेंटीमीटर चाहिए क्योंकि ये वाटर गजलिंग क्रॉप्स होता है शुगर कैन। सॉइल टाइप्स डीपली रिच लूमी सॉइल्स अगर हो, लूमी सॉइल्स वैसे सॉइल्स होते हैं जिसमें आपके सैंड, सेल्ट और क्ले का प्रॉपर कंपोजिशन हमें देखने को मिलता है, राइट। और टॉप अगर इंडिया में शुगर केन प्रोड्यूसिंग स्टेट्स देख लीजिएगा, उस पर कौन आता है? पहला आता है महाराष्ट्र, दूसरा आता है उत्तर प्रदेश और नेक्स्ट है कर्नाटक। इंडिया इज अ वर्ल्ड टॉप प्रोड्यूसर, यूजर, सेकेंड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ शुगर। यस, इंडिया जो है दुनिया में वर्ल्ड का टॉप प्रोड्यूसर, यूज़र और सेकेंड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है शुगर का, ठीक है। इसी के साथ आज का सेशन यहाँ पे समाप्त होता है। मिलते हैं आप सबके साथ नेक्स्ट सेशन में। टिल देन बाय, टेक केयर, थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर लिसनिंग टू द वीडियो, थैंक यू वेरी मच।